ऑल राइट। सो आज से जो आपकी क्लासेस ऑर्गेनिक में लगेंगी उनमें बेसिक जो भी हमने सीख रखा है उसके एप्लीकेशन होंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग उसके अंडर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। राइट, हेडिंग डालो। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई प्लस के साथ। प्लस का मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन डिप्राइव, ई प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जो खुद में इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड हो। तो लिखो, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और species which are capable of accepting electron, capable of accepting pair of electron लिखो। अब ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया स्टेटमेंट को। क्यों किया? मैं चाहता तो ऐसे भी लिखवा सकता था, इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड स्पीशीज। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली वो डिप्राइव्ड हो। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो कुछ तो आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे कि हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों? चेक करो, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? कार्बोकेटायन क्या इलेक्ट्रोफाइल है? कैसे पता? ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट के लिए चाहिए। क्या H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार, 0 इलेक्ट्रॉन, तो चाहिए ही चाहिए इसको। ये डायरेक्ट देखेंगे। आपको मैं बोलूं BCl3 है क्या, AlCl3 है क्या, तो भी दिखेगा। बोरॉन फैमिली वाले याद है ना, गरीबों की फैमिली ना, उनमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो तीनों शेयर कर लें तो भी उनके पास कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सारे, ये पूरा पूरा फैमिली ही गरीब है। BF3, BCl3, BBr3, BI3। सिमिलरली एल्यूमिनियम फ्लोराइड में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि फ्लोराइड इज आयनिक। एल्यूमिनियम का फ्लोराइड मेटलिक फ्लोराइड है ना, वो आयनिक नेचर का होता है। जो कोवलेंट होते हैं उनकी बात करो, AlCl3, AlBr3, ये सब है ना, बोलो। तो ये सब तो कुछ ट्रेडिशनल हो गए एग्जांपल। इसी में और मैं एक नाम डाल दूं आपका, B2H6, बोरॉन फैमिली का वो भी B2H6। क्यों B2H6? क्योंकि देखो इसने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया है, याद है ना? कैसे? कैसे बेटा? हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप कि सर ऐसे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट ये सामने कॉमन शेयरिंग की वजह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग, उसके वजह से इसने जैसे तैसे अपना काम चलाया। बट बाय नेचर तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये B2H6 इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, जो कि आपको दिख सकता है। अब चलो इसके बाद बात करते हैं ना, आपसे पूछते हैं आपको क्या लगता है बेटा, PCl5 कैसे? व्हाट डू यू थिंक? तो इलेक्ट्रॉन वाइज देखोगे तो आपको लगेगा भाई इसमें कौन सी तकलीफ है यार, ये तो अच्छा खासा मोटा इंसान है ये। नहीं, आई मीन सॉरी, इंसान तो नहीं, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली बहुत मोटा है। 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। 5 बॉन्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये ग्रीडी क्यों? इसके पास वेकेंट डी है। कौन सा वेकेंट डी? 3D। अब कैसे पता चलेगा कि इसके पास वेकेंट डी है? तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट होते हैं, और वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास क्या होता है, 2s एंड 2p।
इसलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्बिनेशन भी लोगे दे कैन ओनली अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उनको छोड़ दें तो थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड का कोई भी मेंबर आएगा उसके पास D होगा ही होगा। 3S 3P 3D। बोलो क्या D में आपको इलेक्ट्रॉन दिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की इनकी पावर है। 10 से भी कुछ नहीं होता इसका, इसको तो और चाहिए। तो ऑक्टेट इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल है क्या। तो आंसर है यस, इट इज वेकेंट इज देयर। अच्छा अब चलो वेकेंट है तो कोई एग्जांपल भी होगा सर जिसमें इसने काम किया होगा PCl5। तो यस देयर आर एग्जांपल्स। ROH अल्कोहल का जब भी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ तो इसमें जो पहला स्टेप होता है उसमें ये लोन पेयर देता है। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को देखने के दो तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिकली कमजोर हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन हो उसके पास या उससे भी कम हो, या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी। अब वेकेंट में मोस्टली डी आता है, पी आता है, कभी कभी पाई स्टार भी आ जाएगा, पाई एन पाई स्टार भी आ जाएगा। लिखो ये बात, लिखो लिखो इलेक्ट्रोफाइल can be electronically deprived from octet but if octet is complete still it may behave as electrophile if it have vacant orbitals, vacant orbitals like vacant D, vacant D and pi star, vacant D comma pi star। अब आप एग्जांपल सारे लिख लो, these are some common examples। क्या इसमें वेकेंट पी कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि पहले वाले में वेकेंट पी है? देखना, अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या है मोटो, sp2। तो बता पी एक बचा रह गया ना, क्योंकि एक s और 3p में दो को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल दें और सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तब 6 इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास, एक तो वेकेंट रह गया। तो ऐसा नहीं है कि वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड में नहीं रखते, ऐसे ये तो ऑक्टेट से डिप्राइव्ड है तो इसलिए हमें पता ही चल जाता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, हम देखते नहीं। तो वेकेंट आपने डी लिखा, पाई स्टार लिखा, आप उसमें पी लिख सकते हो। हाइड्रोजन के अंदर देखो बेचारा वो तो 1s1 था, आपने H प्लस बनाया तो वो ही खत्म हो गया। तो यहां कह सकते हो वेकेंट है। सो वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये दीज आर वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स। तो आप इनको लिख लो पहले अच्छे से और एकदम दिमाग में आना चाहिए, इनको देखते ही समझ में आना चाहिए, नो दे आर इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा PCl5 का एग्जांपल लिख लेना। PCl5 देखने के बाद अब मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। SO3 व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? यस इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। है ना। नाउ टेल मी FeCl3। यस इट इज थर्ड पीरियड, क्या बल्कि ये फोर्थ पीरियड का है। आयरन किस पीरियड का मेंबर है? और ये आयनिक नहीं होता है। FeCl3 जस्ट लाइक AlCl3 सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसके पास डी है, वेकेंट डी आ जाए तो
होगा ZnCl2. ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल. ZnCl, ये कुछ कॉमन एकदम दिखा रहा हूँ, ये सब तुम्हें देखने को मिलेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपको देखने को मिलेगा. नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिल्वर आयन? Ag+. व्हाट डू यू थिंक अबाउट Hg+2 मिल जाए? बोलो. Yes, they are electrophiles. They are electrophiles. आप कहोगे सर कोई प्लस में ऐसा स्पीशीज बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता. तो आंसर देखो, कहानी के नाम पे तो इनमें है, टेंडेंसी है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली कभी लेते नहीं है. कौन से हैं बताओ? सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कौन से प्लस? एल्कली मेटल. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो लिथियम प्लस को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर थोड़ी होती है. सोडियम प्लस कभी किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं छीनता है. पोटेशियम प्लस नहीं. रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, फ्रांसियम प्लस, ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते. बहुत ही अच्छे सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं. नहीं भी है अंदर इलेक्ट्रॉन तब भी. ठीक है. और ये दुर्जन टाइप में लोग है. 10 इलेक्ट्रॉन तो भी भूखे हुए. सामने से कोई जा रहा है, छीन लिया उसका इलेक्ट्रॉन. ऐसी हालत. देख रहे हो तुम्हारे अंदर कौन सा आयन है, इससे तुम्हारी प्रवृत्ति डिसाइड होती है. नोट कर लो, लिख लेना. Even if they are positive, they have vacant orbital, but they still don't behave as electrophile. And what is the reason behind it? Their extremely low polarizing power. इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी इनकी बहुत खराब होती है. क्यों पोलराइजिंग पावर कम है? सबको पता है चार्ज बाई साइज रेशियो होता है. पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज टू साइज. और आपको पता है कि साइज सबसे ज्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में इन्हीं का, एल्कली मेटल्स का. लिथियम जो छोटा होता है, मैंने इसलिए उसको हटा दिया. तो ये कौन से स्पीशीज है बेटा? दे आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ गुड इलेक्ट्रोफाइल. ये जितने भी मैंने आपको दिखाए इनको छोड़ करके. क्या समझ में आ गया? आप ये सब अच्छे से नोट कर लें. अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हैं? जैसे देखो ध्यान से, CH4, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? बोलो, क्या दिक्कत है? हाँ जी, ऑक्टेट कंप्लीट सेकेंड पीरियड. व्हाट डू यू थिंक अबाउट NH4? व्हाट डू यू थिंक? नो. व्हाई? सेकेंड पीरियड आंसर ऑक्टेट कंप्लीट. लेगा कहां से? देखो इससे मैंने बोला प्लस देख करके अट्रैक्ट मत हो जाना उसकी तरफ. देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा. आ रहा है बात समझ में? हाँ, वेरी गुड. इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ू. चलिए अब हेडिंग डालिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, देखो दोनों स्पेलिंग चलती है ना. PHILE भी चलता है, FILE भी चलता है. हाँ जी, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है. इसको रिप्रेजेंट NU माइनस से करते हैं. अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जरूरी नहीं कि प्लस चार्ज ही हो. जैसे देखो ये सब न्यूट्रल थे, BF3 ये सब न्यूट्रल है. तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो प्लस चार्ज हो वही होंगे इलेक्ट्रोफाइल. न्यूट्रल वाले भी थे. तो एक नोटेशन है बस, क्योंकि कॉमनली इलेक्ट्रोफाइल वही है.
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। जो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करता हो। देखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और the species which is electron rich, the species which are electron rich। अब कैसे पहचानेंगे? तो मोस्टली तो देखो, सबसे सिंपल तरीका है देखने का, जैसे हम लुईस बेस देखते थे। लुईस बेस को कैसे देखते थे? खुद का उनका ऑक्टेट, या अगर हाइड्रोजन है तो डुप्लेट कंप्लीट हो, और उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। ये सबसे कॉमन तरीका है देखने का। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, तो NH3 is one of the classic example of nucleophile, isn't it? बोलो। NH3 पे लोन पेयर है। क्या H2O न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? हाँ जी, 8 इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। अब अगर आपसे रिलेटिव पूछने लग जाए कि ये बेटर कि ये बेटर, तब आप दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन देने में बेटर कौन है? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, सेम पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, एंड सेम ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज, बॉन्ड एनर्जीज। कुछ याद आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। तो अमोनिया H2O, मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? इज इट अ न्यूक्लियोफाइल और नॉट? बोलो। अरे बाबा, इलेक्ट्रॉन रिच, जनरली उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए। क्या लगता है आपको, है या नहीं है? है ना? पता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट। CH3-। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत खराब है, और नेगेटिव उसके ऊपर आ जाए तो यार और भी अच्छी बात, डोनेटिंग कैपेसिटी तो सबसे बढ़िया। ये सुनो, CH3- हो गया, इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक अबाउट I-। ये सुनो, ऑफ कोर्स यस यार। अरे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यार क्या ही मतलब है। Br-, Cl-, ये सुनो, OH-, डू यू गाइस अग्री? CH3O-, बोलो भाई, दिख रहा है? अच्छा जी, अब मैं अगर और बात करूं, तो आपको लिख दे रहा हूं CH3S-। सल्फर नेगेटिव, सबके सब न्यूक्लियोफाइल। तो कहोगे सर एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में कोई डिफरेंस भी है, या दोनों एक ही चीज होती? देखो, अगर बिल्कुल एकदम आप समझना चाहते हो कि न्यूक्लियोफाइल डिफाइन कैसे करते हैं, एग्जैक्टली क्या है एंड बेस क्या है, तो बेस तो आप पढ़ते हो, बड़ा सिंपल सा है। बेस थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी को मेजर करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने को। जहां पे न्यूक्लियोफाइल एंड बेस दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, बट दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि अगर मैंने बात किया कि HCl अच्छा एसिड है, गुड एसिड, तो H+ आयन इजिली निकालेगा एंड
इसका जो Ka वैल्यू होगा बहुत ज्यादा होगा एंड इसका डेल्टा जी वैल्यू बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 log ऑफ टू द बेस 10 के, एंड यहाँ पे कौन सा फैक्टर 2.303 RT, अरे बोलो यार, R इंटू टी टाइम्स, ये आता है ना रिलेशन। जिसका डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना बेटर आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना बेटर मतलब वो उतना ही अच्छा एसिड है। तो हम किससे मेजर कर रहे हैं एसिडिक टेंडेंसी को? थर्मोडायनेमिक्स। रिच तो है, अच्छा एसिड वो है जो इजीली H प्लस आयन दे, और जितना अच्छा एसिड उतना ही खराब बेस। तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हें बेस चेक करना हो ना तो प्रोटॉन चिपका के पहले एसिड चेक कर लो। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हें ये चेक करना है कि CH3 माइनस एंड OH माइनस, इनमें बेटर बेस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा बेस मत चेक करो, इनको प्रोटॉन दे दे के क्या चेक करो, एसिड। तो प्रोटॉन दिया इसको तो क्या बन गया CH4, इसको प्रोटॉन दिया तो क्या बन गया H2O। बताओ इन दोनों में एसिडिक कौन है, कौन बेटर एसिडिक है? रिलेटिव बात हो रही है बेटा, ऐसे तो एसिड दोनों ही नहीं। कौन बेटर है? H2O। क्यों H2O बेटर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की तो ये जल्दी निकलेगा, ये ऑन। तो बेसिक क्या होगा इनके कॉन्जुगेट बेस का, कॉन्जुगेट बेस CH3, और ये फार बेटर बेस। इतना सिंपल है, बेसिक अगर चेक करना हो। एसिडिक स्ट्रेंथ पे एकदम कमांड कर लो तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ठीक उल्टा होता है, आपको क्लियर हो जाए। न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियोफिलिक पावर कभी कभी बेसिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाता है, कभी कभी बहुत खराब बेस भी बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। क्या ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल को बेस से अलग करता है? रिच तो ये भी है, रिच वो भी है। क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटर होती है अगर उसका स्पीड बेटर है, स्पीड से लेना देना है उसका, और इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में काइनेटिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो फास्ट अटैक करे, जो जल्दी अटैक करे, उसको क्या बोलते हैं? बेटर न्यूक्लियोफाइल। ये बात लिखो। बेसिक स्ट्रेंथ is decided by thermodynamic parameters like delta G, एंड डेल्टा जी के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको पता है? बॉन्ड एनर्जी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब चीजें। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक डेल्टा जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, डायरेक्टली तो नहीं। अब आप एग्जांपल में एक लिख लेना, जैसे HCl के लिए अच्छा एसिड है, ये कैसे पता चलेगा? इफ इट्स Ka वैल्यू इज वेरी वेरी हाई, and if Ka value is very very high, its delta G naught will be very very negative, और हमें पता है जो नेगेटिव हो वो स्पॉन्टेनियस होता है, आगे की तरफ जाएगा। कितना जल्दी जाएगा इसका बात नहीं, अच्छा एसिड है तो आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ स्पीड वर्सेस टेंडेंसी की बात हो रही है। तो यस, इट हैव टेंडेंसी टू फर्निश H प्लस आयन। आ रहा है बात समझ में? बोलो। सभी को क्लियर हो रहा है ये बात? इट हैज टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग, आई मीन आयोनाइजिंग एंड बिकमिंग H प्लस आयन एंड Cl माइनस, इसलिए अच्छा है। लिख लिया? लिखो। whereas nucleophilicity whereas nucleophilicity is decided by kinetic parameters. Kinetic, that is, a better nucleophile is that
That is, a better nucleophile is that which attacks faster. किसको बोलेंगे अच्छा न्यूक्लियोफाइल? जो फास्ट अटैक करे, which attacks faster. A better nucleophile is that which attacks faster. अगला पॉइंट ये डिसाइडिंग फैक्टर है, a better nucleophile may or may not be a good base. A better nucleophile may or may not be a good base. A better nucleophile may or may not be a good base. आओ अब आपको समझाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो। ध्यान से देखना, अब हम दोनों प्रॉपर्टीज को साथ लेके चलेंगे। अब एग्जांपल में लेके चलते हैं, अगर आपको डिसाइड करना हो बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ CH4 अमोनिया H2O NHF। यहां न्यूक्लियोफिलिक तीनों को देखते हैं। एसिड बेस तो बिल्कुल सीधा सीधा है, बताओ इनमें अच्छा एसिड कौन? ये ऑर्डर आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप सेम पीरियड में बढ़ता जाए हाइड्रोजन के साथ, एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है। सबको पता है ये बात। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका ठीक उल्टा, क्योंकि आपने H निकाल दो कॉन्जुगेट बेस तो सबसे बढ़िया बेस। कभी आपसे कोई पूछे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अच्छा बेस बताओ, बहुत ही अच्छा, NaNH2 सोडामाइड NH2 माइनस, उससे भी खतरनाक चाहिए तो CH3Li CH3 माइनस Li प्लस, कार्बन पे नेगेटिव आ जाए तो वो बहुत ही अच्छा क्या हो जाता है? हम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ समझते हैं, द वन विच अटैक्स फास्टर। क्या तरीका होता है इसको, पैरामीटर क्या है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का बेसिक से कोई लेना देना नहीं, पैरेलल हो जाए तो वो एक कोइंसिडेंस। इसका लेना देना है प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ अटैकिंग एटम। ये अटैकिंग एटम का मतलब क्या हुआ? मतलब जिसके पास, अरे भाई जो जाके दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनमें अटैकिंग एटम कौन है? कार्बन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस of groups attached to nucleophilic center या डोनेटिंग सेंटर। अब ध्यान से समझना, क्या हाइड्रोजन, ये क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? क्राउडिंग। जितना ज्यादा क्राउडेड उतना ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड, जितना कम क्राउडेड उतना कम स्टेरिकली हिंडर्ड। बताओ हाइड्रोजन का कोई हिंड्रेंस होता है क्या? तो इनमें क्या फैक्टर हम देखेंगे, ये नहीं काम का आएगा, ये आएगा क्या चीज?
किसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, किसका ज्यादा लग रहा है आपको, S माइनस का कि O माइनस का कि N माइनस का कि कार्बन माइनस? द राइट आंसर इज C माइनस, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज इनटू साइज। बोलो, चार्ज इनटू साइज। बताओ, इसमें चार्ज सब पे -1 है। साइज किसका, अटैकिंग सेंटर का देखना, कार्बन का साइज बड़ा होता है कि नाइट्रोजन का? कार्बन का। कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं साइज के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एक तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो देखो दोनों में डिफरेंस है। ये साइजेस किसका है जो अटैक करने वाला सेंटर, ये साइजेस किसका, उसके साथ जो बारात अटैच्ड है उसका साइज, वो भारी भरकम नहीं होना चाहिए। अभी एक दो एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी बेटर होने से क्या होता है कि सोचो कोई सेंटर है इलेक्ट्रोफाइल और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसके आयन जितना इजीली डिस्टॉर्ट हो जाएंगे उतना जल्दी जाके इस पर अटैक करेगा। एक आयन है जो डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ये ऐसा स्फेरिकल है, यहीं पड़ा हुआ है, तो ये जब तक यहां पहुंचेगा नहीं तब तक अटैक होगा नहीं, ये दूर से ही डिस्टॉर्शन कर देगा, तो और जल्दी उसका इन्फ्लुएंस उस पर आ जाएगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का भी आंसर यही आएगा। तो आ रहा है क्या बात समझ में? सेम ऑर्डर, इसलिए आप बिल्कुल बोल सकते हो कि CH3 माइनस वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। CH3 minus is a very good base, at the same time very good। लिखो ये ऑर्डर, इसके बाद कुछ और कहानी भी लिखो, जल्दी नोट करो। चलो बेटा, नोट कर लिया सभी ने? हाँ, ओके। तो यहां तक समझ में आया पोलराइजेबिलिटी के ये प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना ना। मुझे इसी CH3 माइनस के अंदर कार्बन नेगेटिव को, मुझे पता है कि ये बहुत अच्छा बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। अब अगर मुझे एक काम करना है कि यार इसको ना खराब न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है, इसी CH3 माइनस को, तो मैं क्या कर दूं पता है? कुछ दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं? इसके साथ बारात अटैच कर रहा हूं, बैंड बाजा बारात। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट अटैच कर दिया मैंने, इसको मूव करने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। जितना मूवमेंट स्विफ्ट होगा, जितना क्विकली ये मूव कर सकता है, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर क्योंकि कार्बन नेगेटिव है, लेकिन मूव ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हिंड्रेंस। दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक पाथ। अब आपको बात स्ट्राइक कर गया, ये हिंड्रेंस का मतलब क्या था? बहुत बहुत ज्यादा, बल्कि नॉट अ न्यूक्लियोफाइल आप बोल सकते, इतना खराब हो गया क्योंकि जाके अटैक ही नहीं कर पाएगा कार्बन पे। बट इट इज अ वेरी पावरफुल बेस,
अगर आपको यहीं पे पूछा जाता बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो पता है CH3 माइनस एंड ये दोनों ही अच्छे बेस हैं, थोड़ा सा स्लाइटली दिस इज बेटर। क्यों? हाँ प्लस आई से, बिल्कुल सही। प्लस आई के वजह से ये डोनेट करके कार्बन पे नेगेटिव इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा, जिसके वजह से ये और थोड़ा सा बेटर, स्लाइटली बेटर। ऐसा नहीं इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे इसका पीके कितना होता था CH4 का 50, Ka 10 के पावर -50, तो इसका 51 के आसपास हो जाएगा। और 51 भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, हो सकता है 2 इंटू 10 के पावर -50 हो जाए एसिडिक स्ट्रेंथ में, ताकि बेस थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा और बेटर आ जाए। एसिड जितना अच्छा उतना बेस खराब, तो इतना ही डिफरेंस है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये इतना ही अच्छा न्यूक्लियोफिल, ये उतना ही बकवास। आ गया बात समझ में? मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था? क्लियर हुआ आपको? बोलो। तो इस बात को दिमाग में रखना, इसको नोट करके लिख लो। अब मैं क्वेश्चन दूंगा और आप करके मुझे आंसर करोगे। लिखो तो। अच्छा नोट करो, नोट करो। नोटेड बेटा? तो जितना ज्यादा हिंड्रेंस होगा उतना खराब न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट? अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए और एक प्रॉब्लम आपको देता हूं। यानी अगर आपको यही लिस्ट बनानी हो कि वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल बट वेरी पुअर बेस, सॉरी, वेरी गुड बेस बट वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो क्या कर लोगे? ये यही वाला जो एग्जांपल अभी समझाया, क्राउडिंग कर दो। ये सुनो, यही चीज है ना, यही किया था एमई। एमई एमई का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब मैं मान लो इसके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और सिंपली आपसे पूछता हूँ कि देख, अटैचमेंट फिक्स रखता हूँ,
जैसे NH2 माइनस NH माइनस एंड CH3, एन में एक दे रहा हूं NH माइनस और एक दे रहा हूं कि N माइनस, क्या ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है इस पे? तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड इसका नाम होता है, मतलब अगर यहाँ Li प्लस डाल दूं तो डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ध्यान देना बेटा, अमाइड एक होता है CONH2, उसकी बात नहीं है, ये नेगेटिव आयन है, इसके साथ कोई सोडियम टर्म नहीं जुड़ा रहेगा, ये अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एक अमाइड ये होता है जहां पे नेगेटिव के वजह से आइड वर्ड आता है, जैसे आयोडाइड, फ्लोराइड। अमाइड का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। तो ये अब कभी इन दोनों में डिफरेंशिएट करना हो तो जहां पे भी कैटायन का नाम पहले लिखा हो तो समझ लेना वो दूसरा वाला तो नेगेटिव होगा, जैसे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, तो पहले क्या आ गया, लिथियम, कैटायन आ गया, तो यानी जो दूसरा स्पीसीज है वो क्या है, नेगेटिव है। और ये वाले अमाइड का बात जब होगा तो इसमें तो नॉर्मल होगा ना, 2 मिथाइल 3 इथाइल एंड समथिंग देन अमाइड, तो आपको दिख जाएगा यूपीएससी। आ रहा है बात समझ में? तो इस हिसाब से आप ध्यान दोगे तो एक अमाइड ये, एक अमाइड ये, तो इसका एक मैं नाम लिख दे रहा हूँ LDA, शॉर्ट फॉर्म में एक होता है LDA, फुल फॉर्म क्या है, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड। क्या फॉर्मूला है, Li प्लस और यही कहानी N पे माइनस, बट आप समझ गए, ठीक है, Me है, अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिखता हूं तो टर्मिनल वाले मिथाइल ही होते हैं, ये LDA, तो ये मैं नेगेटिव ले रहा हूं। तो ये 1 2 3 4, इन चारों में न्यूक्लियोफिलिक पावर वर्सेस बेसिक पावर का आप ऑर्डर लिखो, राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक पावर वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक पावर, डू इट फास्ट। कर लिया? चले बेटा, क्या ऑर्डर लिखा आपने, न्यूक्लियोफिलिक तो बड़ा क्लियर है,
सबसे अच्छा कौन होगा? NH2 माइनस, बिल्कुल सबसे अच्छा ये, फॉलोड बाय दिस, फिर ये, और सबसे खराब बेसिक पावर इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि बेस वो अच्छा जिस पे उस पर्टिकुलर सेंटर सेम है ना, तो जिस पे नेगेटिव का इंटेंसिटी ज्यादा, किस पे नेगेटिव का इंटेंसिटी ज्यादा, जितने ये ग्रुप है ये क्या है प्लस आई वाले, तो इंडक्टिव से इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, इसलिए अच्छा बेस हो जाएगा। क्या डिफरेंस बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा होगा? ना 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 ना, इंडक्टिव तो बहुत कमजोर इफेक्ट है। जितने भी आपको इफेक्ट्स दिखे हैं उनमें सबसे कमजोर इंडक्टिव, उससे बेटर हाइपर, उससे फार बेटर रेजोनेंस, उससे भी ज्यादा पावरफुल एरोमेटिसिटी। ये ऑर्डर है इफेक्टिविटी। और हमने देखा है कि एरोमेटिसिटी क्या क्या क्रेजी इफेक्ट्स लेके आ जाता है, अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो, ध्यान है ना, तो बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में मार्जिनली हायर होंगे, थोड़ा थोड़ा, इससे थोड़ा बेटर है, इससे थोड़ा बेटर है, इससे थोड़ा बेटर है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? तो इसी के हिसाब से हम लोग ध्यान देंगे। अब एक अगला क्वेश्चन कराता हूं, अगर आप ये मेरी बात समझ पाए हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, तो आप आंसर कर पाओगे। चलो तो लिखो क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of basic strength and nucleophilic strength। अब इस बार ना मैं बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं करूंगा, नॉर्मल नॉर्मल करेंगे। जैसे CH3O माइनस, एक मिथाइल डाला है, CH3S माइनस, CH3Se माइनस। तो आई होप आप सबको पता है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि तीन तीन लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का है ना। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ आप सोचिए, एन साथ के साथ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। डू इट फास्ट एवरीवन। कर लिया आपने? तो बताओ, बेसिक तो बड़ा सिंपल सा है। बेसिक से पहले हम क्या सोचेंगे? एसिडिक। अरे बोलो, हर बार एकदम सेट फंडा रखो। एसिड बेसिस बिल्कुल उल्टा होते हैं, तो पहले हम एसिडिक। बताओ एसिडिक ऑर्डर यहां लिख लेते हैं। किसका एसिडिक ऑर्डर? हाँ, कॉन्जुगेट एसिड का। तो CH3OH डाल दो, बस एच ही तो डालना है, SH, CH3SEH। बताओ अब OH, SH एंड SEH में कैसे डिसाइड करें कौन अच्छा एसिड है? तो जब सेम हाइड्रोजन, जब सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स अटैच हो जाए, तो फिर क्या करते हैं? साइज देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी, वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में ये ऑर्डर है। कितने लोग का सही हुआ था? अगर एसिड ऐसा है तो बेस इसका ठीक, कॉन्जुगेट बेस ठीक उल्टा। तो सबसे बढ़िया बेस ये बेसिक। बोलो, आ रहा है बात समझ में? बोलिए। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ क्या आएगा ऑर्डर? सबसे, जितना नीचे जाओगे उतना बेटर। क्यों भाई? क्यों बेटर? तो हमने देखा पोलराइजेबिलिटी। जो डोनेटिंग सेंटर है उसका पोलराइजेबिलिटी, जितना उसका साइज ज्यादा उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल। साइज इसीलिए मैंने बताया, साइज किसका बढ़ रहा है? डोनेटिंग सेंटर का। उसके बढ़ने से तो अच्छा है न्यूक्लियोफिलिक, साइड वालों का बढ़ने से प्रॉब्लम। देखो यही समझा रहा था कि अगर यहाँ कोई प्लस है और कोई
वही माइनस, दोनों का डिस्टेंस सेम कर दो। एक ऐसा माइनस ले लो जो बहुत ही फिक्स्ड है, अपने नेगेटिव को इजीली उसकी तरफ नहीं डिस्टॉर्ट करने दे रहे, और एक नेगेटिव ऐसा है जिसका साइज तो बड़ा है, जो आराम से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जब तक इसका नेगेटिव इसके पास पहुंचेगा उससे पहले इसका पहुंच जाएगा। ये है एबिलिटी टू गेट डिस्टॉर्ट, ये है पोलराइजेबिलिटी। समझ में आया ना? अच्छा, एक और इम्पैक्ट भी पड़ता है, खास करके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और इम्पैक्ट पड़ता है। ये बताओ कितने लोग समझ रहे हैं कि ओ सेंटर, ओ माइनस छोटा है, छोटा होने की वजह से उसका पोलराइजिंग पावर बेटर है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज अपॉन साइज, साइज जितना छोटा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अच्छा हुआ तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छा बनाएगा, आयन डाइपोल अच्छा करेगा। तो कितने लोग कह रहे हैं ये खूब सारे HOH से जुड़ जाएगा? डू यू गाइस अग्री? अब बताओ, ये बिल्कुल बारात की तरह हो गया। जितने ज्यादा H2O से अटैच होगा उतना इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। यहां पे भी कम होगा थोड़ा इसके तुलना में, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर कम है, इसकी तुलना में ये सॉल्वेट और कम होगा। तो देख रहे हो ना? तो एक तो पोलराइजेबिलिटी का ये इंपैक्ट आता है, साथ के साथ वाटर के अंदर सॉल्वेट वो ज्यादा हो जाते हैं जो छोटे रहते हैं। इस वजह से कहोगे सर एक बात बताओ, अभी आप जो ये वाला केस दिखा रहे थे, खैर इनमें तो इतने खतरनाक बेस है कि ये वाटर के अंदर जाते ही उसका ही H+N खींच लेंगे, बदतमीजी उसी से कर देंगे, तो फिर बात ही खत्म है। लेकिन मान लो अगर करना भी होता तो कितने लोग करें? ये हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, जितने कार्बन वाले एंड हैं वो डाइपोल से अट्रैक्ट नहीं होते, उसको दूर भगाते हैं। तो ये खराब करेगा किस चीज को? सॉल्वेशन को। समझ रहे हो ना? तो ये उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो फिलहाल तो इसमें खुद ही ये इतने ज्यादा बल्कि थे कि बाकी चीजों का खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वरना आपको ये क्लैरिटी रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्या ऐसे ही आंसर आप इस पे भी दे सकते हो क्या? F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस पे बेसिक स्ट्रेंथ वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, डू इट। बेसिक स्ट्रेंथ वर्सेस न्यूक्लियो, अंडरस्टूड है? मैं कुछ नहीं बोलूं तो कैसा सॉल्वेंट है? वाटर, वाटर एज सॉल्वेंट। बोलो बेटा। कर लिया आपने? चलो बताओ, न्यूक्लियोफिलिक पावर, पहले बेसिक पावर, और उससे पहले एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ। कितने लोग कह रहे हैं HF, HCl, HBr एंड HI में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो? बहुत पावरफुल HI एसिड होता है। बेसिक, ये आएगा ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक F माइनस से बेटर, Cl माइनस से बेटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछे न्यूक्लियोफिलिक पावर इन DMSO solvent, what is DMSO? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड है, डाइमिथाइल, दिस इज DMSO। DHO भी FO भी होता है, सल्फोक्साइड दो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। DMSO, इट इज पोलर बट एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का मतलब किसको बोलते हैं?
एप्रोटिक का मतलब होता है जिनमें OH या NH लिंकेज ना हो, ये प्रोटिक होता है। यहाँ कोई भी ग्रुप लग जाए, अगर OH NH टाइप में चीजें आ गई, वो प्रोटिक होता है। मतलब एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H, तो ये प्रोटिक है। OH और NH जैसे इथेनॉल, वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर तो है, प्रोटिक है। ये पोलर तो है, इसमें प्रोटिसिटी नहीं है, OH लिंकेज नहीं है, NH लिंकेज नहीं है। इनके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना, दे कैन नॉट सॉल्वेट नेगेटिव आयन वेल। वाई कांट दे? क्यों नहीं सॉल्वेट कर सकते? क्योंकि सल्फर का जो प्लस है ना, वो इस बार अंदर छुप गया है। टेट्राहेड्रल होता है, बाहर ऑक्सीजन, उसका लोन पेयर, इधर CH3, इधर CH3, इस पे प्लस है। यार ये कैसे सॉल्वेट करेगा? ये तो जेन्युइनली अनअप्रोचेबल हो गया, किसी भी नेगेटिव आयन से तो ये बहुत दूर हो गया, तो इसलिए नेगेटिव को अच्छे से नहीं सॉल्वेट कर सकता है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो कैटायन एनायन दोनों को अच्छे से सॉल्वेट करते हैं। ए प्रोटिक वाले नेगेटिव आयन को नहीं, सिर्फ कैटायन को। कैटायन को क्यों? क्योंकि O दूर है, ये दूर है, तो यहाँ प्लस आया तो इसको बड़े आराम से चिपक जाएगा, बट माइनस से तो बहुत दूर हो गया ना प्लस, इसलिए नहीं कर पाता। तो जब ये सॉल्वेट ना कर पाए, तो ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पावर F- की बेटर Cl- की उसके ज्यादा नहीं है। क्योंकि देखो ओवरऑल तो ये कंबाइंड इफेक्ट था, कितना इजीली डिस्टॉर्ट हो रहा है और कितना ज्यादा सॉल्वेटेड है, उसका कंबाइंड इफेक्ट। जब आप सॉल्वेशन बिल्कुल ही जीरो कर दो, तो हेलोजेंस अच्छे पोलराइजेबिलिटी वाले स्पीशीज नहीं होते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, रजिस्ट्रार बहुत ज्यादा होता है, इजीली पोलराइज नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर ये सॉल्वेट ही नहीं हो पाएंगे, तो स्पीशीज के हिसाब से देखो, छोटा है F- तो जल्दी मूव कर जाएगा, फॉरवर्ड बाई Cl- फॉरवर्ड। तो जब ये हम बात कर रहे होते हैं, इसमें अंडरस्टूड रहता है कि पोलराइजेबिलिटी के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, या यूं कह लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलना करेक्ट टर्म नहीं है, सॉल्वेशन के वजह से भी जितना छोटा उतना ज्यादा सॉल्वेटेड और उतना ही डिफिकल्ट इसके मूवमेंट होते। अरे खूब सारा चारों तरफ अगर लेयर लग जाए तो उसको मूव करने में दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए तो सिर्फ ये एक ऐसा सॉल्वेंट है, अगर पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन लिख के दे दे, तो आप आंसर चुपचाप बिल्कुल किससे कर जाना, साइड से। तब पोलराइजेबिलिटी मत लगाना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि सॉल्वेशन का इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा, और ये अगर सॉल्वेटेड नहीं हुआ तो भाई नेचुरल सी बात है, जो छोटा वो फास्ट मूव करेगा। तो F- इज अनसॉल्वेटेड। तो DMSO आ जाए तो दो की पॉइंट है। पहला, DMSO कैन नॉट सॉल्वेट नेगेटिव आयन। दूसरा, because it cannot solvate negative ion, so F- will be smaller in size, so can move faster। इसलिए सिर्फ उस पर्टिकुलर, सिर्फ अगर ये लिख के क्वेश्चन है तभी आंसर करना, वरना जैसे मैंने बताया है उतने से ही करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आ गया बात समझ में? बोलो। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, सल्फेट आयन विल बी a good nucleophile or poor nucleophile? What do you think? What do you think? सल्फेट आयन विल बी a good nucleophile or poor? तो सबसे पहली बात क्या है, पोलराइजेबिलिटी। बता, पोलराइजेबिलिटी इसकी है नहीं, ऑक्सीजन की पोलराइजेबिलिटी कहां? दूसरा, कितने लोग कर रहे हैं, ये माइनस एक के सर पे रह ही नहीं रहा है, ये घूम करके यहां पहुंच गया, घूम करके यहां, घूम करके यहां। कहने का मतलब, कहने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे नेगेटिव की इंटेंसिटी भी बड़ी खराब है, और जब नेगेटिव की इंटेंसिटी बड़ी खराब हो जाए और ऊपर से ऑक्सीजन पोलराइजेबिलिटी भी खराब होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक पावर बहुत खराब। तो कभी आपको ऐसा बोले कि भाई मुझे कुछ ऐसे बात बताओ जो बहुत ही पुअर बेस के साथ साथ पुअर न्यूक्लियोफाइल भी। H2SO4 इज अ वेरी गुड एसिड, तो उसका सल्फेट आयन इज वेरी पुअर बेस। अरे मालूम है ना? तो पुअर बेस के लिए तो तुम्हें पता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल में भी ये आ जाता है फॉर्चुनेटली, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी बेटर। हाँ, इतना खराब बेस ये नहीं होगा, ये अच्छा बेस है, और मतलब ओके ओके न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी O- है, यहाँ भी O- है, लेकिन ये खराब न्यूक्लियोफाइल, ये रिलेटिवली अच्छा। क्यों? क्योंकि ये O-
पुअर बेस तो आपको पता है क्योंकि एसिड अच्छा होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल वाली बात आप ध्यान रखना। ऐसे ही फॉस्फेट आयन के बारे में बात किया जाए, फॉस्फेट आयन, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल। मैं पुअर बेस बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मॉडरेट बेस में आता है, क्योंकि मॉडरेट बेस, मॉडरेट बेस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वाटर से तो अच्छा एसिड होता है, लेकिन बहुत अच्छा एसिड नहीं है, टर्मिनल ऑक्सीजन एक ही होते हैं। कब, जब हम H3PO4 की बात करते हैं, टर्मिनल ऑक्सीजन दो हो तो अच्छा है, तो इसलिए पुअर बेस तो नहीं है, मॉडरेट बेस ही है, लेकिन ये पुअर न्यूक्लियोफाइल। अगेन वही कहानी, इसका नेगेटिव बढ़ रहा है तो -1 से कम चार्ज हो जाए, ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन खुद ही। अच्छा, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर बेस में अगर आपको ऐसे बनाना हो तो आप एक काम करो, OH डाल दो और साथ में आप यहाँ बल्कीनेस क्रिएट कर दो, तो बेस तो ये वैसे भी अच्छा नहीं था, क्योंकि ये तो OH हो गया, O नेगेटिव भी नहीं है, अरे ये OH। So this is also an example of poor nucleophile and poor base. गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड बेस, चार कैटेगरी मैंने बताई। गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड बेस, इनके एग्जांपल्स कौन से, CH3- NH2-, बोलो। गुड न्यूक्लियोफाइल, पुअर बेस, इसका बताओ। गुड न्यूक्लियोफाइल बट पुअर बेस, न्यूक्लियोफाइल अच्छा, बेस खराब। बेस खराब तो एसिड अच्छे वाले चूज करो, न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा, यानी नीचे की तरफ I-, Br-, डू यू गाइस एग्री? अच्छे न्यूक्लियोफाइल है, देखना यहाँ पे ऑर्डर भी लिखवा देना, लेकिन इसका बेसिक स्टैंड। फिर मैं बात करूं, ये पूरा लिख लो यार, गुड। फिर अगर मैं बात करूं तो पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड गुड बेस, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो, अच्छा बेस हो, तो यार वही तुम क्राउडिंग डाल दो, N पे माइनस और आइसोप्रोपाइल LDA टाइप में, बोलो। तुम ऐसा कर दो, O- डालो और खूब सारी क्राउडिंग यहाँ कर दो, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अच्छा बेस है। लास्ट में क्या, ना तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ना ही अच्छा बेस, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर बेस, उसकी कैटेगरी में कौन आएगा, बिल्कुल SO4 2 नेगेटिव, और ये वाला भी स्पीसीज, ना तो ये अच्छा बेस है ना तो अच्छा। ये चारों कैटेगरी के एग्जांपल्स एकदम दिमाग में बैठे रहने चाहिए। क्या ये बात अच्छे से घुस गई, क्या समझ में आ गया, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, फंडामेंटल लेवल पे इनमें डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सबकी क्लैरिटी हो गई बेटा, बोलो। सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट्स के बारे में, कार्बोकेटायन क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, दैट्स ऑल।